दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हैं फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद स्वागत करता हूँ। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इकोनॉमिक क्लास चल रही है, पेशेंस बना के रखिएगा। शुरू की 3 से 4 क्लासेस जो होंगी वो बेसिक्स होंगी, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन्स होंगी, फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, फिर आप बोलोगे यार क्या बकवास पढ़ा के चला गया। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखें। मैं भी एडम स्मिथ पे भी बात करूँगा, मार्शल पे भी बात करूँगा, मैं सब पे बात करूँगा, लेकिन पहले थोड़े से बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये पॉलिटी नहीं है कि वह पढ़ते चले जाओ चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक्स स्ट्रक्चर भी आपको जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो उसी का सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से जो करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने अगर बात करें अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझा था, राइट। कि अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था मतलब क्या होती है, और साथ में हमने जो अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा था। तो अर्थशास्त्र को अगर हम देखें, अगर अर्थशास्त्र के अगर हम पार्ट को थोड़ा सा समझने की अगर हम सोचें तो हमारे इसमें 2 पार्ट जो निकल के आते हैं, जिसमें एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। जिस तरह से आप 12th क्लास की जब किताब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको एक व्यष्टि यानी कि जिसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। आपके दोनों ही किताबें हैं और वो एनसीईआरटी के तौर पे देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो देखने को मिलती हैं, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, जिसमें मांग और पूर्ति के जो सिद्धांत हैं तो उसको हम चीज़ों को अपने हिसाब से मैं क्लियरफाई कराऊंगा, वो बात की बात है। देखो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ऐसे समझें, जहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर कोई एक फर्म होती है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके फादर की एक आय है, ठीक है, आपके फादर हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, वो घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है महीने में, कितना नहीं हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल, एक आदमी भी हो सकता है या एक परिवार भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, एक उद्योग भी हो सकता है, वट कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसमें बहुत ही छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। आप इस चीज़ को समझो, जो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी उसके आर्थिक व्यवहार होगा, वो छोटे मापदंड के ऊपर जब हम विकसित करते हैं, ठीक है। छोटे मापदंड का मतलब क्यों, क्वेश्चन है, हम व्यष्टि से समष्टि पे क्यों ना चले जाए, इसके बाद में हम धीरे धीरे आएंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जब हम किसी परिवार, एक फर्म, किसी एक उद्योग का जब हम उसकी आर्थिक व्यवहार का जब उसमें अध्ययन किया जाता है तो उससे केस स्टडीज निकलती हैं। देखो, आखिर हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये भी तो है ना, ये प्रकार ही क्यों ऐसा क्या बसड़ है, समझाओ। देखो, जब आप आईएएस बनोगे या अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो आप एसडीएम बनेंगे, तो आपको पॉलिसी इंप्लीमेशन करनी। मान लो कोई आपके ऊपर बैठे हैं नेता, बोला भाई लो भाई हमने ये नई योजना पास कराई, आप इसको इंप्लीमेशन पे लाके चेक करो, या फिर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसी योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्या आप उसका कुछ हमें फीडबैक ला के दीजिए, क्या ये योजना सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। तो आप एज ए डीएम या एसडीएम आप किसी एक छोटे से स्तर पर यानी किसी गांव स्तर पर या किसी ब्लॉक स्तर पर आप उस योजना को लागू करेंगे पूरी। देखो, आप डीएम डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे गांव आते हैं, तो अगर आपको वो योजना अगर लागू करनी है, देखो मैं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या करेंगे, आप उस छोटे से गांव को आप करेंगे कि ठीक है भाई लाओ देखें क्या उसका प्रो एंड कौन सा आ रहा है, क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, तो आप उस पर चीज़ों को इम्प्लीमेशन में लाएंगे। तो जब आप उस चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेशन में लेके आएंगे तो उसका एक फीडबैक भी आप अपने ओनर को देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपने एग्जाम्पल सेट किया, देखो भाई हमने इस गाँव में किया, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की समस्याएं जो देखने को मिल रही है, तो उसी का अध्ययन क्षेत्र होता है। अगर बात करें तो समस्या जो हम अगर बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के तौर पर हम इसको समझते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि अगर मान लो भाई हमने कोई योजना करी और उसको मान लो पूरे देश में लागू कर दिया, पता चला उसमें ये प्रॉब्लम समस्या आ गई, तो गवर्नमेंट की किरकिरी होगी नहीं होगी। आपने भी देखा होगा, कहीं पे भी एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा कि हमने ये पायलट प्रोजेक्ट यूज किया है। पायलट का मतलब समझ रहे हैं, आखिर पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उसकी टेस्टिंग करी जाती है, राइट, कि भाई देखते हैं क्या इसका फीडबैक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई।
तो ऐसे ही ये मैंने आपको समझाया एक आपकी लैंग्वेज के अंदर कि एक अगर आप आईएएस आईपीएस हैं तो कैसे हों। तो इसी के जैसे जब हम एक फर्म का अध्ययन करते हैं, उसके आंकड़ों को समझते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, ये समस्याएं हैं, इसकी आर्थिक गतिविधियां हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से होता है, व्यक्ति की आय क्या होगी, लाइक उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी, उसकी इच्छा क्या होगी, उसके खर्च क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, उसका एक डेटा निकल जाएगा हमारे पास कि हम उस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि एक छोटे से बंदे का ये है, तो हम उसको एक एनालिसिस करके एक बड़े के रूप में उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब उसको बड़े डेटा की तरफ हम जो है बढ़ा सकते हैं। मान लो एक परिवार पे अगर मान लो 20,000 रुपए की बात हो रही है, तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मान लीजिए 1 लाख रुपए की बात हो रही हो। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है समझाने का, चीज़ों को समझे। किताबों में सब कुछ है यार, नोट्स भी है, किताब है, सब कुछ है, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ आते ना। तो इसीलिए हम व्यष्टि की तरफ बढ़ते हैं। समष्टि में क्या होता है? समष्टि शास्त्र में हमने एक मान लो पायलट प्रोजेक्ट ले लिया, हमें पता चला भाई ठीक है चीज़ें तो बढ़िया निकल रही है, इसकी टेस्टिंग बढ़िया निकली है, तो चलो भाई इसको लागू करो। तो समष्टि में हम फिर बड़े लेवल पे ले जाते हैं चीज़ों को। अगर आप डीएम होंगे, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अगर डीएम होंगे, तो अगर आप ही हैं, अगर आपके मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री ने बोला भाई अपने अपने जिले में जरा लागू करो भाई, जरा थोड़ा बताओ हमें फीडबैक, तो आप किसी जाएंगे फिर उसको बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई ये भी चीज़ें तो बहुत बढ़िया है सर, आपकी तो योजना बहुत अच्छी है। तो उस कंडीशन में फिर आपकी वाहवाही होगी और फिर आप उसको बड़े लेवल पे ले गए तो आपका भी नाम आएगा। तो कहने का मतलब ये कि समग्र चीज़ों के ऊपर जब बड़ी चीज़ों के ऊपर जब किया जाता है तो उसको हम समग्र अर्थव्यवस्था, यानी कि देखो समष्टि का मतलब ही यही है कि समष्ट, देखो समष्टि में आप वर्ड को समझें कि यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होती है। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी बात कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, समझे। फॉर एग्जाम्पल आपने पायलट किया, फिर आपने बोला पूरे देश पे लागू करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे जब अब समस्त संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है, उनके रोजगार की बात करी जाती है, एक देश के अंदर समस्याएं क्या आती हैं भाई, बेरोजगारी कितनी है, सबसे पहला मुद्दा यही आता है ना कि समस्या शास्त्र में भाई हमारे देश में इतने बेरोजगार है, मोदी जी बहुत बोले थे 15-15 लाख भर के देंगे, कुछ आया? कुछ नहीं आया। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना रोजगार मिलेगा, कुछ मिला? आई थिंक सबके पास जवाब है इसका। तो उस कंडीशन के अंदर जब चीज़ें समष्टि शास्त्र में सबसे पहले हम जो है रोजगार की बात करते हैं। किसी भी देश के अंदर रोजगार अगर अधिक होंगे, ध्यान से समझना, हर देश का आदमी अगर कमा रहा है तो वो देश ऑटोमेटिक विकास की तरफ जाएगा। और जिस देश के अंदर बेरोजगारी भी मतलब ज़्यादा होगी तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो खस्ता हालत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हालांकि और भी मान्यताएं हैं, वो हम उस पर नहीं बात करें, जिसमें एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यष्टि और समष्टि में क्या फर्क है। व्यष्टि छोटा, समष्टि बड़ा। इसमें अध्ययन छोटा सा किया जाता है, इसमें अध्ययन बहुत बड़ा किया जाता है, समझ आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसमें लाइक अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप बोले इनके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, मतलब अब देखो एक सोसाइटी है, मान लो हमने एक फर्म देखा, मान लो आपके डैडी की 20,000 रुपये है, जरूरी नहीं कि आप ही की तो डैडी की 20,000 है, क्या पता आपका पड़ोसी 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हो, उसके फिर खर्चे भी अलग होंगे, उसका व्यवहार भी अलग होगा। हो सकता है आपके घर में एसी ना हो, लेकिन उसके घर में एसी हो कि वे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो उसी कंडीशन के अंदर हर चीज़ का जब व्यवहार हम इसमें चीज़ों को नापते हैं, यानी कि अगर बात है समष्टि के अंदर जब चीज़ों को बड़े आंकड़ों को जब इसमें जो सम्मिलित जो है बेसिकली जो किया जाता है, यानी कि अगर डेफिनेशन को देखें तो इसमें देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे देश की प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश की मांग एवं पूर्ति, अध्ययन, वृद्धि दर, बेरोजगारी दर आदि का जो है बेसिकली अध्ययन किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे इस चीज को समझें, मान लीजिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ही की कोई डिस्ट्रिक्ट है भाई, वहां पे मान लीजिए पूर्ण रोजगार की सिद्धांत है। पूर्ण रोजगार का मतलब यहां पे ये हुआ कि जब किसी देश के अंदर सबको रोजगार मिला हुआ है, मतलब आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम, मतलब आप ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां पे सभी लोगों के पास काम है, लेकिन जरूरी नहीं भाई 640 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश के अंदर, जरूरी नहीं कि अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर काम है तो हम उस अर्थव्यवस्था को ये नहीं बोलेंगे हाँ भी हमारी वाह वाह अर्थव्यवस्था है, वाह मोदी जी वाह, नहीं, ऐसी चीजें नहीं होंगी। हमें पूरे देश को देखना पड़ेगा इसके अंदर, समझे मेरी बात को। यानी कि जब आप पूरे देश को जब देखेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में तो भाई पूरी चीजें हैं, लेकिन बाद में जो भारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रोजगार नहीं है, लाले लगे पड़े खाने के। तो जब चीजों को एक साथ, जब आंकड़ों को जोड़ा जाता है, जब चीजों को तोड़ तोड़ के जब जोड़ा जाता है, तो हमारे पास एक मूल्यांकन, एक मतलब के बड़े आंकड़े हमें जब निकलते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। अब भाई फॉर एग्जांपल 5 डिस्ट्रिक्ट वाला बहुत अच्छा काम है भाई, संपूर्ण रोजगार है, लेकिन उसके बाद पता चला कि भुखमरी फैली पड़ी है,
तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, आप क्या इस लेवल पे पहुंचेंगे भाई 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है और चीज़ें बहुत बढ़िया हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा, छोड़, खैर अलग चीज़ है। तो आप समझे, मतलब समर के अंदर जब हम किसी चीज़ को बड़े लेवल पे सोचते हैं, बड़े लेवल पे जब चीज़ों को निकाला जाता है, अब देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, जैसे कि अभी जरूरी नहीं कि मेरी सैलरी 20,000 है, आपकी सैलरी 30,000 है, किसी की सैलरी 40,000 है, किसी की 1 लाख है, कोई हो सकता है कोई 5,000 भी कमा रहा हो महीने का। तो अगर प्रति व्यक्ति आए तो क्या होगा भाई, सबकी आय जोड़ दो, जितने आदमी का कैलकुलेट करो उसको डिवाइड कर दो, वो एक प्रति व्यक्ति आय जो निकल जाती है। आखिर हम बोलते हैं ना हमारा देश विकासशील क्यों है, क्योंकि हमारे पास प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर हमारी यही प्रति व्यक्ति आय अगर 4 लाख रुपए, मतलब 40 लाख रुपए पर एनम हो जाए, हमारा देश विकसित हो जाएगा। आपको पता है अगर हमारी कंट्री ऑस्ट्रेलिया से, जितना ऑस्ट्रेलिया मतलब 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, अगर हमारी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के बराबर अगर हो जाए ना, हम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो जाएंगे। पता आपको? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे जो बात करें जनसंख्या का होता है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने उस आदमी की अगर बात करें चीज़ें जो है वो कम होंगी, मतलब उसकी स्कैर्सिटी में दिखते आएंगी। चेन की समस्या, अभी मैं चेन वेन नहीं यार, जस्ट बिल्कुल बेसिक कि इकोनॉमी है क्या, मतलब उसी चीज़ को यहाँ समझाने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ। तो समष्टि समझ आए, समष्टि को छोटे लेवल पे समझते हैं, एक फर्म को एज ए केस स्टडी के तौर पे देखते हैं। समष्टि के अंदर हम एक उसके केस स्टडी के जो भी इसके निष्कर्ष निकले हम उसके बारे में उसकी तुलना करते हैं, फिर उसके आंकड़ों को। तो इसके अंदर जीडीपी का भी कंसेप्ट होता है। जीडीपी क्या, वो राष्ट्रीय में समझाऊंगा। जीडीपी आपसे समझो कि एक देश की सकल एक वित्तीय वर्ष के अंदर जब पूरे देश का उत्पादन किया जाता है, पूरे देश का उसकी घरेलू सीमा के अंदर, तो उसको जीडीपी कहते हैं। समझ आ गया? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी चीज को हम कहते हैं, वो हम बात की बात है। समझ आया? अब समस्या थोड़ा सा आगे दोस्तों, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा जरूरी है ताकि आपको चीज़ें जो है बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ तो आपको सेमेस्ट्री और वेस्टी में आपको जो अच्छी सी चीज़ें समझ आ जाए। देखो ये वेस्टी है, अगर हम बात करें ये चीज़ें वेस्टी हैं और ये चीज़ें आपकी समष्टि हैं। ठीक है? वेस्टी माने आपको पता होगा कि लाइक इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, इसको हम दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? इसको हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? समझ आ गया? देखो इसमें है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक अंग का अध्ययन करता है, यानी कि इसमें हमें यह बात पता चली कि इसके अंदर अगर बात करें तो एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था का एक अंग, यानी कि उसका एक रूप के रूप में जो अगर बात करें तो अध्ययन करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है अगर बात करें तो अध्ययन करता है। यानी कि आप ऐसे समझे, अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो उसका मान लीजिए एक छोटा सा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इस पूरी इकोनॉमी का जो है बेसिकली जो है अध्ययन किया जाता है। समझा मेरी बात को? तो इसके अंदर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि समष्टि और लाइक व्यष्टि में क्या फर्क था, उसी चीज को लेके यहाँ पे हम डिफरेंशिएट अच्छे से कर रहे हैं। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। यानी कि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर हम केस स्टडीज के थ्रू मतलब चीज़ें हम निकाल सकें और उन चीज़ों को मतलब आगे मतलब उसको इम्प्लीमेशन में लाके हमें एक निष्कर्ष निकल सके कि कैसे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कैसे मतलब इसके खर्चे हैं, कैसे इनका उपभोग हम आगे इस वर्ड को आगे लेंगे। तो इन चीज़ों का बेसिकली अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि जिनमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयाँ, परिवार, फर्म आदि का बेसिकली इसमें अध्ययन किया जाता है। वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब ये वर्ड थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा आप लोगों को। आप ऐसे समझें कि भाई एक देश की कुल आय कितनी है, इसी के जैसे कुल उपभोग एक देश का कितना है, इसी के जैसे कुल उत्पादन कितना है। तो ये सब चीज़ों का अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है इसमें जो है अगर हम देखें तो अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया, यानी कि व्यष्टि शास्त्र में हम चीज़ों को जोड़ते हैं कि ठीक है भाई इसका इतना है इतना है। इसमें क्या है, हम जो आंकड़ों को अगर बात करें, जो इसके अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में जो है अगर बात करें तोड़ने की जो है क्रिया यहाँ पे करी जाती है। इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण होती है कि व्यष्टि शास्त्र में अगर हम देखें तो चीज़ों को कीमत निर्धारण के तौर पे जो चीज़ों को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख समस्या यहाँ पे उत्पादन और रोजगार का निर्धारण जो है बेसिकली यहाँ पे करना होता है। यानी कि आप ऐसे समझें कि व्यष्टि शास्त्र के अंदर
हम कीमत के सिद्धांत का सबसे ज़्यादा पालन करते हैं कि भाई यहाँ पे ये समझते हैं कि एक व्यक्ति कौन सी कीमत पे कौन सी चीज़ जो खरीद सकता है, एक व्यक्ति कौन सी चीज़ को कितनी चीज़ों पे मतलब कि खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, कैसा एग्जाम्पल हो, यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई भी, लेट्स सपोज, चलो भाई मान लो यूपीएससी किताब है, ठीक है, आपको पता है कि ये किताब इतनी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कीमत सस्ती हुई तो मैं ले लूंगा। इस कंसेप्ट को समझना। भाई मान लो उस किताब की कीमत 100 रुपये है, लेकिन सडनली उसकी कीमत मान लो 50 रुपये हो गई, तो आप बोलोगे यार ले लो, पढ़ लो कुछ, मान लो कोई मोटिवेशन किताब है, ले लो यार सस्ती मिल रही है ले लो, महंगी हो तो नहीं लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कीमत सस्ती हुई तो आपने उठा ली, जब कीमत महंगी हुई तो आपने छोड़ दी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब कीमत का जो है बेसिकली यहाँ पे जो निर्धारण जो है बेसिकली किया जाता है, इसकी प्रमुख समस्या यहाँ पे प्रमुख समस्या उत्पादन और रोजगार का निर्धारण है। यानी कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, एक देश कितना उत्पादन कर रहा है, किस वे में उत्पादन कर रहा है, उस चीज का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है सेमेस्टर शास्त्र के अंदर। दूसरा, उत्पादन के साथ साथ रोजगार का जो है अगर बात करें तो निर्धारण भी यहाँ पे किया जाता है कि भाई उस देश में रोजगार कितना है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली उस चीज का जो यहाँ पे किया जाता है, यह पूर्ण रोजगार की मान्यता बता रही है। यानी कि ये मानते हैं कि भाई सभी देश के अंदर पूरी रोजगार है, मतलब सबको काम दिया गया है, सबके पास काम है, सब कुछ है, मतलब इस सिद्धांत के ऊपर बेसिकली जो है ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर रोजगार की अपूर्ण रोजगार की मान्यता बताई कि यहाँ पे पता होता है कि भाई अर्थव्यवस्था में फाइट हो रही है और जरूरी नहीं कि सबको रोजगार मिला हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं दिया गया है। तो एक तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं अपूर्ण रोजगार की तरफ भी जो है मान्यता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके तथ्य ठीक होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। इसके तथ्य का मतलब यह हुआ कि इसके आंकड़े ठीक निकलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जा रहा है कि उसी डिस्ट्रिक्ट को अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई करें तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन सिनेरियो। मान लो आप नागालैंड में किसी का केस स्टडी करी, तो जरूरी नहीं कि वो जैसलमेर में भी वही आंकड़ा आपके कामयाब हो। भाई नागालैंड है, आपको पता है ट्राइबल एरिया है, साइमल्टेनियसली पेड़ पहाड़ ज़्यादा हैं। राजस्थान में जैसलमेर में जाओगे तो पेड़ों की कमी है, रेगिस्तान है। तो वहाँ की केस स्टडी को वहाँ पे केस स्टडी में कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे? भाई दिनों रात वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो चीज़ें तो डिफरेंट हो गई हैं। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा आप खुद सोचिए। तो इसमें ये आ गया, इसके तथ्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। जब इनसे जब चीज़ें आंकड़े निकल गए, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का 640 डिग्री का आंकड़ा आ गया, सबको कंबाइन किया, फिर हमने निष्कर्ष निकाला, तो हाँ उसके देश में अगर बात करें रोजगारी मान्यता पर जो है आधारित यहाँ मतलब इसके अगर बात करें इसके तथ्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो लागू होते हैं, लेकिन वेस्टेड शास्त्र में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है, इसका विश्लेषण अत्यंत जटिल होता है। इसका जो विश्लेषण है बिल्कुल सरल, भाई एक फॉर्म है, एक दो को, इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में जो हम चीज़ों को मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा जटिल, ऑफकोर्स पूरी इकोनॉमी की बात करी जाती है तो उसमें चीज़ें निकल के इस तरह से आती हैं, मतलब टिपिकल होती हैं। इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है, इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अब एक वर्ड को समझते हैं, मांग और पूर्ति। दोस्तों मांग और पूर्ति समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मांग और पूर्ति नहीं समझेंगे तो चीज़ें तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यार मान लो मांग को हम करते हैं डिमांड से और इसको करते हैं सप्लाई से। सप्लाई माने ये हो गया पूर्ति और इसको हम कहते हैं मांग, यानी कि ये हो गया डिमांड। ठीक है, देखो जब कीमत माने प्राइस जब इंक्रीज होता है तो जो डिमांड होती है वो डाउन होती है। ये एक यूनिवर्सल नियम है, ये याद रखना। ठीक है, इसी के जैसे आप इस चीज को समझें कि लाइक जब प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी जो होती है वो इंक्रीज होती है। एक मिनट, यहां पे सप्लाई जो होती है इंक्रीज होती है, यानी कि इसमें अपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है। इसमें जो है सिमिलर रिलेशनशिप अगर बात करें तो मतलब चीजें जो है अगर बात करें तो पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें यानी कि आप इनवर्स भी बोल सकते हो, इसमें सिमिलर सिद्धांत भी बोल सकते हो। रीजन ये है इसके पीछे, आप ऐसे समझें कि देखो जैसे अब आप हैं, ठीक है भाई, मान लो आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी है, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि जहाँ पे प्राइस और डिमांड का खेल हो, जैसे कि मान लो आपने कच्छा लेना है एक,
कच्चा लेना है, ठीक है, आपके पास नीड है, आप लेना भी चाहते हैं, तो अगर मान लो उसका प्राइस अप हो गया तो आप डिमांड कम कर दोगे, भाई नहीं लोगे, नहीं यार नहीं हो रहा है, थोड़ा देखें, कमीज देख लें, कुछ और देख लेंगे। तो ऐसे ही इस कंडीशन के अंदर आप ऐसे समझे, जब प्राइस अप होगा डिमांड जो आपकी मांग है वो कम हो जाएगी। जब इसमें यहाँ पर जो एनालिसिस किया जाता है, वहाँ पे एनालिसिस जो है उपभोक्ता के दृष्टिकोण को देख के एनालिसिस किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप होते हैं, यानी कि हम लोग होते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ सस्ती होगी हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और जो चीज़ महंगी होगी हम उसको खरीदना कम कर देंगे। लेकिन पूर्ति के पक्ष में, यानी सप्लाई साइड में समझो, मतलब कि जो बंदा उत्पाद कर रहा है वो क्या सोचेगा, भाई जब प्राइस ज़्यादा हो तो ज़्यादा सेल करो, वी विल गेट द मोर मनी। अगर प्राइस कम है तो उसको कम, मतलब कि सेल करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये जो है डिमांड और सप्लाई का जो है बेसिकली जो है दोस्तों नियम होता है। तो ऐसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सिर्फ एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उद्योग आदि, मतलब किसी भी एक चीज का है, इनमें से इनका अध्ययन किया जाता है। वहीं पर पूरे देश की समग्र मांग, समग्र पूर्ति का जो यहाँ पे बेसिकली जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम इसके अंदर, मतलब समष्टि के अंदर इस चीज़ को जो देखने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तो जस्ट दोस्तों बेसिक्स चल रहा है, हैव पेशेंस। अभी इसके बाद हम फिर परिचय पे चलेंगे, फिर आपको चीज़ें जो क्लियर होंगी कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, विनिमय क्या होता है, लाइक एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें अभी करानी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।